नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विकास योजनाओं के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 17 करोड़ रुपए। भूमि अधिग्रहण और आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता। मंदिर सौंदर्यकरण और खेल सुविधाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति। उत्तराखंड को केंद्र की सौगात 451.63 करोड़ की पहली किस्त मंजूर। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का जताया आभार। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। सभी जर्जर सरकारी भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश। संभावित हादसों को देखते हुए जारी किए गए आदेश। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला। जांच में संदिग्ध पाए गए 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारत सरकार और उत्तराखंड शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में मुठभेड़ में कुख्यात शार्प शूटर जितेंद्र चौधरी गिरफ्तार। 2 अन्य शातिर अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। हथियार, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं में ऊर्जा दक्ष नलकूप, पंपों की स्थापना, सीवर लाइन निर्माण, जोशीमठ भू धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता, मंदिर सौंदर्यकरण तथा खेल सुविधाओं के विकास जैसे कार्य शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-27 के लिए राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 451.63 करोड़ की प्रथम किस्त विशेष सहायता स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार ये जो राशि है, योजना के भाग 1 के अंतर्गत राज्य की स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि इस सहायता से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पर्यटन सहित आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती की अध्यक्षता में सेवा, सुशासन और समर्पण को समर्पित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 82 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान हेतु मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के विकासखंड भाद्राबाद में धामी सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री शोभा राम प्रजापति और जिला विकास अधिकारी के पंत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को सुना। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम विकासखंड राज्य सरकार का निर्देश था कि 5 साल पूरे होने के लिए कार्यक्रम किया जाए, तो इसमें बड़ी भीड़ हुई और अलग अलग विभाग के खासकर आज स्वास्थ्य,
समर्पण आज ये पखवाड़ा 15 दिन के चला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही और हम क्या क्या उन्हें 2014 में माननीय मोदी जी को एक आदमी ने दी माननीय पुष्कर सिंह। आज उसका नतीजा है कि हर ब्लॉक में हर गाँव में जाकर सरकारी अधिकारी उनकी समस्या सुनता होगा, वही समाधान करने के लिए आज ये सेवा सुशासन का पखवाड़ा चल रहा है। और मुझे उम्मीद है आप देख रहे होंगे यहाँ पर अनेक समस्याएं आ रही है जिनका निवारण तुरंत किया जा रहा है। माननीय धामी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उस गरीब की उस घर जाकर उसकी बात सुनने का प्रयास किया। हरिद्वार में जन सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी जर्जर सरकारी भवनों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का ये कहना है कि बरसात के मौसम में ऐसे भवन कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनपद में मौजूद नगर निकायों, ग्राम पंचायत एवं सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण कर उन्हें आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। मानसून में जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा आदि कहीं स्कूल में या फिर कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ जर्जर भवन है या फिर कहीं ऐसे भवन है जहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, वहाँ पर आसपास न जाए। उसकी वजह से कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसी क्रम में सभी डायरेक्शंस दिए गए हैं सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं कि वो अपनी बिल्डिंग्स जहाँ पे निर्माणाधीन है या फिर कोई ऐसी भवन है जिसको तोड़ा जाना है, जिसको डिमोलिश किया जाना है, उसको तत्काल कार्रवाई करें। और जब तक ये कार्रवाई होती है तब तक वहाँ पे टेपिंग करके या फिर उसकी एंट्री बंद करके उनको सील करें ताकि कोई भी व्यक्ति उन भवनों के आसपास न जाए। हरिद्वार कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में करीब 100 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें अधिकांश शिकायतें जलभराव, कूड़ा कचरा और जल निकासी अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़ी रहीं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सभी शिकायतों के तय समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान करने के साथ साथ शिकायतकर्ताओं को फोन के माध्यम से प्रगति की जानकारी भी दी जाए ताकि जन सुनवाई व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सके। सोमवार की तरह अभी जन सुनवाई की गई जिसमें करीबन अभी तक 100 शिकायतें ऑलरेडी दर्ज कर चुके हैं। और जो शिकायतें आई हैं उसमें कुछ जलभराव से रिलेटेड, जैसे अभी रिसेंटली बारिश हुई थी, कुछ जगह साफ सफाई से संबंधित और भूमि के कब्जे आदि संबंधित शिकायतें आई हैं। संबंधित विभागों के द्वारा मौके पर ही उसको सुना गया है और अधिकारी अधिकारी आज ही उसका निरीक्षण भी करेंगे ताकि समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी प्रत्येक सप्ताह हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि शिकायतें जो आ रही हैं उनका निराकरण भी हो रहा है और लोगों में इसकी जागरूकता भी काफ़ी बढ़ी है। उसी क्रम में हम ये भी नोटिस कर रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा कितने फ़ोन कॉल्स किए गए हैं शिकायतकर्ताओं को, उसका भी रिव्यू किया गया है। और ये बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से जो संबंधित अधिकारी है वो खुद बात करे, निरीक्षण करे और तब शिकायत का निस्तारण करे। केवल खानापूर्ति कोई भी करेगा तो वो क्वालिटी जैसा निस्तारण है वो खराब होती है। उसी क्रम में भी सबको सचेत किया गया। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 19वीं बैठक आयोजित हुई और बैठक में राज्य एवं जिला गंगा समितियों की बैठकें समयबद्ध तरीके से कराने और स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा में निगरानी तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, इनलेट और आउटलेट पर सीसीटीवी लगाने और 1 माह के भीतर राज्य व जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीसीबी को एसटीपी का नियमित औचक निरीक्षण करने को कहा है। बद्रीनाथ धाम के चोरी प्रकरण में मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ में कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसआईटी निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। मंत्री ने कहा है कि चोरी जैसे कृत्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मामले में संबंधित कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून के अनुसार सजा दिलाने का काम सरकार करेगी। मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया है और लगातार एसआईटी का काम भी कर रही है और लगातार इसमें मैं समझती हूँ कि कोशिश यही है कि ये किसी भी प्रकार की चोरी
किसी के द्वारा किया गया कृत्य पूरी पारदर्शिता के साथ में एम्स ऋषिकेश के समीप स्थित ओम घाट पर गंगा में दोस्तों के साथ नहाने गया एक किशोर तेज बहाव की चपेट में आ गया। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला की टीम आवश्यक डीप डाइविंग एवं रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। फिलहाल किशोर का कोई अभी पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है। एसडीआरएफ उत्तराखंड ने सभी श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर एवं बहाव अत्यधिक बढ़ा हुआ है। कृपया किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, नदी में प्रवेश न करें। रानीखेत के नरसिंह स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड के अपनी तरह के पहले 48 घंटे ट्रेल्स प्लस अल्ट्रा रन दी ट्रास लूप्स का सफल समापन हुआ है। 3 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए धावकों ने अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और अदम्य साहस का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे और 48 घंटे की विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और समापन समारोह में केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक एवं मनीषा महादिक ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, पदक और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के जज्बे, आयोजन की सराहना करते हुए इसे उत्तराखंड में साहसिक और खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए बिना जेब के कुर्ते का नियम बनाने के बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसका मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर मंदिर से कोई भी चढ़ावा चोरी होता है तो फिर सोशल मीडिया के जरिए मंदिर ट्रस्ट को ही बदनाम किया जाता है। लिहाजा ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये बनाई जानी जरूरी है, जिसमें पुजारी और कर्मचारियों का सहयोग भी मिल रहा है। जल्द ही सभी के लिए बिना जेब के कुर्ते बनवाए जाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करके बिना मंदिर का नाम लिए पंडा पुजारियों के लिए बिना जेब की कुर्ते का नियम बनाने पर आपत्ति जताई थी। बिल्कुल, आपने देखा होगा पूरा प्रयास किया है। अभी भी मैंने सबके कुर्ते सिलाए हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे मेरे मंदिर में किसी के पास जेब नहीं होगा। चाहे वो कर्मचारी हो, पुजारी हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हैं किसी के पास जेब नहीं होगा। छवि की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ जो जितने भी पुजारी है सबसे मेरी वार्ता हुई है और सबके उससे बात हुई है। सबने कहा गुरुजी हम बिल्कुल आपके साथ तैयार है। अगर कल कुछ हो गया तो अब आप जिम्मेवार है क्या? आप बताइए। आपने ही दिखाया सोशल मीडिया पे, पंडित जी ने जेब में 5 रुपए डाल दिया, आपने उसका फोटो बना दिया। आप ऐसे भी चलेंगे वैसे भी चलेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा ना। हमने अपने हिसाब से काम करना है। क्या उचित है क्या अनुचित है ये हमारा काम है। इसमें कौन क्या टिप्पणी करता है मुझे इसकी चिंता नहीं। हरिद्वार में संत समाज के प्रतिनिधियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े अभियान को लेकर 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का आह्वान किया है। संतों का ये कहना है कि स्थिति पर ब्रज क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान और कार सेवा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें देश भर से साधु संतों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि अभियान को लेकर विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क और धार्मिक कार्यक्रम भी जारी है। वहीं मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए अधिक से अधिक सनातन धर्मावलंबियों की सहभागिता की अपील की है। कार्यक्रम को लेकर संतों ने प्रशासन से आवश्यक सहयोग की भी अपेक्षा जताई है। जरूरी आपने देखा को यही उचित समय है। अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। मेरा आह्वान एक ही है, आज नहीं किया गया, मन से 4 जुलाई को ही हो चुका है और इस यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट प्रिपेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। पूरे ही देश से आ रहे हैं, लाखों की संख्या में संत महापुरुष यहाँ पर।
राम मंदिर में हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से समर्थन दिया है उन्होंने और पूरा सब लोग साथ रहे। सरकार से कोई वार्ता नहीं, सरकार से वार्ता तो बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां पर सड़क सुधार कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और मजदूर जो श्रमिक था वो दब गया। सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू अभियान की निगरानी की। दोनों श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालकर तुरंत दून अस्पताल भेजा गया। मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। चिकित्सकों के अनुसार दोनों श्रमिक जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका निस्तारित कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव जो हैं वन के खिलाफ जो अवमानना याचिका थी उसको निस्तारित कर दिया है। ये फैसला आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार का स्थानांतरण आदेश रद्द होने के बाद आया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि पंकज कुमार का तबादला रद्द कर दिया गया है। स्थानांतरण के खिलाफ पंकज कुमार ने अवमानना याचिका दायर की थी। सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि पंकज कुमार का स्थानांतरण आदेश वापस ले लिया गया है और वे अपने मूल पद पर बने रहेंगे। इस जवाब में को रिकॉर्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया। देखिए, आईएफएस पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर हैं। पिछले ही सप्ताह उन्होंने एक अवमानना याचिका आयोजित की थी कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 सितंबर 2025 को एक स्टे ऑर्डर पास किया था उनकी मूवमेंट पर, तब भी शासन द्वारा 13 अप्रैल 2026 को उनको पुनः ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब शासन ने क्या किया है, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट को डिवीजन बेंच को शासन द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया कि जो इनका लेटेस्ट ट्रांसफर ऑर्डर पास किया गया था, जिसकी वजह से तत्कालीन जो अभी प्रमुख सचिव वन है आर.के. सुधांशु साहब, उनको अवमानना नोटिस भी पिछले सप्ताह कोर्ट ने सर्व किया था, उसको सरकार ने वापस ले लिया है। तो जो उनका ट्रांसफर ऑर्डर था, क्योंकि वही वापस हो गया है, कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड करते हुए आईएफएस पंकज कुमार की याचिका को निस्तारित कर दिया है और अभी वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर यथावत बने रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पर कांवड़ यात्रा का बिगुल बज चुका है। बाबा भोले के भक्तों के स्वागत के लिए धर्मनगरी पूरी तरीके से तैयार है। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा और 11 अगस्त की महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद तैयारियों की कमाल संभालते हुए नजर आए हैं। व्यापार मंडल, गंगा सभा और टैक्सी टेम्पो यूनियनों के साथ अहम बैठकें पूरी हो चुकी हैं। 17 जुलाई को अंतर्राज्यीय पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक होगी, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं एक्सप्रेस वे को ध्यान में रखते हुए नया ट्रैफिक और रूट प्लान तैयार किया गया है, ताकि कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसकी शुरुआत 30 जुलाई को हो रही है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि है, जिस दिन जो शिव भक्त हैं वो अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। और इसमें पूरे भारत से और विशेषकर उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार आते हैं। इसकी तैयारियां पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही हैं। अभी कुछ दिन हमारे पास और हैं, लगभग 10 दिन। उसके बाद से काफ़ी संख्या में जो कांवड़ यात्री हैं जनपद में ऑलरेडी आ जाते हैं। और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि व्यापार मंडल हो गया, हमारे हरिद्वार के अलग अलग व्यापार मंडल हैं, गंगा सभा है, टैक्सी यूनियन है, टेम्पो यूनियन है, और इसके अलावा और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके साथ जो है पुलिस की मीटिंग्स हो चुकी हैं। हरिद्वार में केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 की छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया की जांच में संदिग्ध पाए गए जिले के 19 स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर दर्ज इस मामले में सरकारी धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड शासन के निर्देश पर गठित जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। देखिए, इसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसमें जांच कराई गई थी और जांच में जो जो फाइंडिंग्स आई है उसके बाद उनके द्वारा तहरीर दी गई है और उसमें अभी जैसा बताया गया है कि पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो भी आगे फाइंडिंग्स होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षण संस्थान? अभी 19 की सूचना प्राप्त है और इसके अतिरिक्त जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, अगर ऐसे कुछ और भी प्राप्त होते हैं विवेचना में, फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। पंजीकृत हुआ है जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पंजीकृत कराया गया है और इसमें विभागीय जांच हुई थी और पहले इनकी विभागीय जांच में ये पाया गया है कि टोटल 19 संस्थान है हरिद्वार में जिनमें अनियमितताएं पाई गई इनके द्वारा विभागीय जांच में। और इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP, जिसमें 2021-22 और 22-23 में जो छात्रवृत्ति वितरण हुआ है उसमें अनियमितताएं पाई गई और उस संबंध में इनकी विभागीय जांच के बाद इनके द्वारा तहरीर देके कल मुकदमा लिखा गया है इसमें सिडकुल कोतवाली में। और इसमें जनपद स्तर पे एक SIT फॉर्म हुई है जो कि CO सदर सुरेश चंद बलूनी के अंडर में है और इसमें थानाध्यक्ष सिडकुल हैं और साथ में इनके 4 लोग और हैं। और अब इसमें प्रयास रहेगा कि टाइम से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको हम वाइंड अप करें और जो भी प्रगति होगी भविष्य में फिर आपसे शेयर करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के साधु संतों में हलचल जो है शुरू हो गई है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े में एक नए महामंडलेश्वर का पटाभिषेक हुआ, जिसमें निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी और अनेक संतों की उपस्थिति में सत्य श्रेयानंद गिरी महाराज को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया। देखा होगा आज हमारे निरंजनी अखाड़े में एक महामंडलेश्वर की नियुक्ति हुई है और बहुत ही अच्छे संत है, बहुत ही अच्छे हमारे सनातनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप महामंडलेश्वर ऋतंबरा जी के शिष्य हैं। आपने ऋतंबरा जी का नाम सुना होगा, जिनको पूरा विश्व जानता है, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में जो भी भाषण दिए थे पूरे विश्व ने सुने थे। वो ओजस्वी तेजस्वी हमारी दीदी ऋतंबरा जी की के शिष्य है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि महाराज श्री का योगदान हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले कुंभ है, कुंभ में महाराज श्री को सिंहासन पे निकाला जाएगा और जितने भी हमारे धार के वासी आए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के वासी आए हैं, सभी रथ के साथ जाएंगे, सभी गंगा जी में स्नान करेंगे। ऋतंबरा दीदी का शिष्य है सत्य श्रेय, उसका नाम है आज सत्य श्रेयानंद गिरी। तो सत्य श्रेयानंद गिरी जी का पट्टाभिषेक निरंजनी अखाड़े के तत्वाधान में भगवान कार्तिक के चरणों में और अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज और हमारी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम देश के सभी प्रमुख संतों के बीच में यह पट्टाभिषेक समारोह हुआ। चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय से शासन के द्वारा एक साथ 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया गया है। उनके बदले अभी कोई प्रतिस्थानी नहीं भेजा गया है। एक स्थान 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्थानांतरण पर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में शासन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई थी, जिसके चलते क्षेत्र की गरीब जनता को बेहतर उपचार अस्पताल में मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को ये रास नहीं आया और एक साथ 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया। लोहाघाट विधायक अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण नहीं रोका गया तो वह जनता को साथ लेकर आंदोलन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। मैं देखिए आज से करीब 1-1.5 साल से इस अस्पताल की अच्छी व्यवस्था चल रही थी और हम सोच रहे थे कि वास्तविकता में गरीबों के लिए यहाँ पर एक ये देव स्थानी इसको हम मानेंगे, क्योंकि डॉक्टर की जो व्यवस्था हो रही थी तो उससे हम बड़े संतुष्ट थे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सरकार को पता नहीं क्या लगता है, जहाँ उनको लगता है कि थोड़ा सा काम ठीक हो रहा है तो उलझन पैदा करना इनका एक आदत बन चुकी है। मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन गरीबों की बददुआ न लेते हुए मेरा अनुरोध ही होगा और मैं फ़ोन भी करूँगा कि वो कैसे न कैसे यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करें, क्योंकि जिस अस्पताल में हम यहाँ आते थे 4 यहाँ पर पेशेंट नहीं दिखते थे, आज सुबह से देखिए इतनी भीड़ यहाँ पर लगती थी और लोग संतुष्ट होकर जाती भी थी। आज पता नहीं ऐसा क्या कारण हो गया, कहाँ इनका स्टाफ जा रहा है, तमाम यहाँ से डॉक्टर हटाए जा रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जलालमोड़ा के दौराहाट ब्लॉक के रथखाल भी मां दूनागिरी गौरक्षा ट्रस्ट के द्वारा बिना पंजीकरण अवैध रूप से गौशाला चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 160 से अधिक गायों को रखा गया है, जहां पर ना तो जानवरों के लिए पर्याप्त मात्रा में घास है और ना ही चारा। वहीं जानवरों के लिए छत की भी व्यवस्था नहीं है। खुले में जानवरों को बारिश धूप में रखा गया है। सोमवार को पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा, जहां पर आवश्यकता से अधिक जानवरों को रखा गया है, जिसमें कुछ ही
की जो हालत है वे बेहद ज्यादा खराब देखी गई है। तो वहीं कुछ जानवरों को टेंट के भीतर रखा गया। वहीं क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधानों ने उपजिलाधिकारी द्वारा हाट को ज्ञापन देकर इस गौशाला को तुरंत बंद करने का आग्रह किया है। मेरे पास यहाँ पर जितने भी जानवर हैं 80 जानवर यहाँ पर हैं, उनका रात्रि रहने का मेरे पास निवास स्थान है और उनके लिए प्राप्त भोजन की यहाँ पर उचित व्यवस्था है। ठीक है। और जहाँ पर आगे जगह पर जो गौशाला बनाया गया है वहाँ पर भी उनके लिए जो है 3 आदमी वहाँ पर हायर किए गए हैं, जिसमें वहाँ पर की एक 70-75 जानवर वहाँ पर रखा गया था। मेन प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि जो 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रेगुलर रेन वाटर होने की वजह से गौ शेड के अंदर में से जब उसी के अंदर में से जो है कहीं से आधा इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची उसी के शटअप के अंदर से पानी निकलने लग गया और गायों की अस्त व्यवस्था वहाँ पर इतनी भयानक हो गई। जब मैं वहाँ गया देखने के लिए तो मैंने उनको तुरंत वहाँ से बाहर निकाला। देखिए अभी जो है अभी हमने जो देखा गया इसमें जो व्यवस्था है इनके एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहूँ कि शेड की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले जानवर के लिए शेड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप टीन सेट बनाएं, चाहे आप विंटर का बनाएं, तो टीन सेट भी बना सकते हैं। उसमें जो है गोबर और मूत्र के जाने के लिए जगह होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, नीचे उसका एक स्टोर होना चाहिए ताकि पानी इधर उधर ना जाए हो, गंदा पानी, और एक उसमें स्टॉक हो। और प्रति जानवर देखा अभी यहाँ पर जो देखने में आ रहा है थोड़ा कीचड़, ये बारिश की वजह से ज़्यादा देखने में आ रहा है। बट ये है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है 8 x 10 स्क्वायर फीट कम से कम बता रहा हूँ। वैसे 10 x 10 स्क्वायर फीट एक पशु के लिए जगह चाहिए, जो कि मानकों के आधार पर नहीं है। उधम सिंह नगर पुलिस ने एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात शार्प शूटर जितेंद्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 अन्य शातिर अपराधियों को भी दबोच लिया गया है, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, 8 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार और 3 मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि जनपद में अपराधियों और गैंगवार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यूपी से आकर यहाँ पर जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस गोली का जवाब मुंहतोड़ गोली से ही दिया जा रहा है। इसी के क्रम में कुछ दिन पूर्व 2 घटनाएं हुई थी। एक गावा चौक में रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई थी तथा एक घटना पुलभट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं में जितेंद्र चौधरी उर्फ विरत चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके गैंग के अन्य सदस्यों का भी नाम सामने आया था। इन्हीं की तलाश में पुलिस जुटी थी। वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। कल रात सूचना के आधार पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान यूनिटी लॉ कॉलेज के आसपास पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अपराधी भाग निकला है तथा 2 अन्य अपराधी अरेस्ट हुए। उधम सिंह नगर के जसपुर में सड़क हादसे के रूप में सामने आए मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। जांच में दुर्घटना नहीं बल्कि पुराने रंजिश में की गई सुनियोजित हत्या निकली है। जसपुर पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बलेनो कार भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 10 जुलाई को ठाकुर द्वारा चुंगी के पास खेड़ा रोड पर एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्राथमिक तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हुआ, लेकिन उपचार के दौरान नितिन कुमार की मौत के बाद परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए तहरीर दी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते कार से मोटरसाइकिल को जानबूझकर टक्कर मारने की बात स्वीकार की है। महोदय के निर्देशानुसार अपराध मुक्त उत्तराखंड की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10 जुलाई को जसपुर थाने को एक 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें सूचना देने वाले व्यक्ति ने यह बताया था कि एक कार द्वारा कुछ लोगों को टक्कर मारी गई है और गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नितिन कुमार था, इनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना का गंभीरतापूर्वक और संवेदनशीलतापूर्वक संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इसमें जो भी वांछित अपराधी थे उनके गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। ये हाईवे के किनारे से
घेराबंदी करते हुए घटना में प्रयुक्त बलेनो वाहन के साथ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। एक का नाम पुष्पेंद्र चौहान उर्फ मानू है, जो कासमपुर जसपुर का रहने वाला है, और दूसरा जाकिर गुज्जर वार्ड नंबर 13 नई बस्ती जसपुर का रहने वाला है। उत्तराखंड के कॉर्बेट से सटे रामनगर वन क्षेत्र में 12 साल बाद एक बार फिर दुर्लभ इंडियन जॉइंट फ्लाइंग स्क्विरल दिखाई दिया है। स्क्विरल यहां पर देखने को मिला है। ये अनोखी रात्रिचर गिलहरी ग्रामीण के घर में पहुंच गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक इसका रेस्क्यू किया। विशेषज्ञ इसे क्षेत्र की जैव विविधता के लिए बेहद सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज अंतर्गत टेड़ा गांव में जब एक बड़े आकार की दुर्लभ गिलहरी एक ग्रामीण के घर में दिखाई दी, तब पहली नजर में ये सामान्य गिलहरी से बिल्कुल अलग लगी, जिससे ग्रामीण हैरान रह गए। सूचना मिलते ही वन विभाग के रेस्क्यू एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक इस दुर्लभ जीव का सफल रेस्क्यू किया। ये इसका नाम है जेंट फ्लाइंग स्क्विरल। ये करीब सबसे पहले 12 साल पहले देखी गई थी और दूसरी बार इसे अब जो मैंने रेस्क्यू किया है टेढ़ा रोड से किसी के घर के अंदर घुस गई थी। घर वालों का एक मेद था कि कोई दुर्लभ प्रजाति आ चुकी है हमारे घर के अंदर या कोई बड़ा जानवर आ चुका है हमारे घर के अंदर। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने इसको देखा कि ये जेंट स्क्विरल है। इसे फ्लाइंग स्क्विरल भी बोलते हैं हम। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे फ्लाइंग की तरह कूदना, जिसका जो रेंज होती है वो 100 मीटर के करीब रहते हैं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे 100 मीटर तक ये फ्लाइंग करते हुए कूद जाती है। और इसका जो पसंदीदा भोजन हुआ फल फ्रूट हो गए, पेड़ों की छाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए, बस यही चीज़ों को ये खाती है। गिलहरी है वो बहुत कम देखी जाती है क्योंकि ये स्वभाव से रात्रिचर होती है और इसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ये जो कॉर्बेट या उसके आसपास का क्षेत्र है वो जंगली जीवों के मामले में बहुत धनी है। और इसका जो उड़ने वाला जो इसका नाम है वो बेसिकली उड़ती नहीं है। इसके अगले और पिछले पैरों में एक स्किन फोल्ड होता है जिसको ये ऊपर पेड़ों पर जाकर एक खोल देती है और इस तरह से ग्लाइड करती है। जन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।